गुड मॉर्निंग एवरीवन। रट्टा फ्राज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ लाइनें देख लेते हैं मोटिवेशनल क्विट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। जो आपके सपने होते हैं वो तब तक काम नहीं करते जब तक आप काम नहीं करते। बात ध्यान से समझना, आपके सपने तब तक काम नहीं करते जब तक आप काम नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि आप सपना कोई भी देख लो, किसी भी टाइप का देख लो, अगर आप उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हो तब तक वो सपना आपका साकार नहीं होगा। समझ में आ गया? जैसे आपका सपना है मुझे बैंक पीओ बनना है, आपका सपना मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, आपका सपना है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, आपका सपना है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, आपका सपना है बड़ा सा घर हो, मम्मी को गिफ्ट करना है घर, ठीक है, एक अच्छी सी लाइफ जीनी है, अपने आप को करोड़पति बनाना है, या फिर कोई भी सपना आपका है वो तब तक साकार नहीं होगा जब तक आप उसके लिए वर्क नहीं करोगे। अगर आप चारपाई पे लेटे लेटे रात में सपने देख रहे हो, दिन में सपने देख रहे हो और सोच रहे हो कि आने वाले 2 सालों में मेरे पास बहुत आलीशान बंगला होगा, आलीशान गाड़ी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भगवान छप्पर फाड़ के भी उनको देता है जो छप्पर बनाते हैं। मेरी बात समझना, भगवान छप्पर फाड़ के भी उनको देता है जो छप्पर बनाते हैं। जिसने छप्पर बनाया नहीं उसको छप्पर फाड़ के देगा क्या? छप्पर फाड़ने के लिए छप्पर तो होना चाहिए। अगर छप्पर ही नहीं बनाया तो छप्पर फाड़ के कहां से देगा भगवान? जब तक आप काम नहीं करते तब तक आपके सपने पूरे नहीं होते। अगर सपने पूरे करना है, अगर सपनों में जान लानी है तो आपको अपने अंदर जान लानी पड़ेगी। बात ध्यान से समझना, अगर सपनों में जान लानी है तो अपने अंदर जान लानी पड़ेगी। अगर आपके अंदर जान नहीं है तो सपनों में जान नहीं आने वाली। अगर आपके अंदर जान नहीं है तो सपनों में जान नहीं आने वाली, क्योंकि सपने आपके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। सपने आपके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। अगर आप सपनों के अगेंस्ट काम कर रहे हो कि आपके सपने को चाहिए कि आप पढ़ो और आप मस्ती कर रहे हो, आपके सपने को चाहिए आप पढ़ो आप मस्ती कर रहे हो, तो सपना आपके अकॉर्डिंग काम करता है, वो भी आपसे दूर जाता है। जब आप सपने से दूर जाओगे तो सपना आपसे दूर जाता है। समझ में आ गया? तो यही मोटिवेशनल क्विट हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको आपको समझाया। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कोई अगर चीज पानी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस होना है। चारपाई पे लेटकर कोई सक्सेस नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते अपनी क्लास के लिए, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को सीखना, इंग्लिश को इजी करना, और मेरा काम वही है। तो मैंने कल आपको थोड़ा हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था। ठीक है, वैसे टॉपिक तो मैं यही बताने वाला था, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब में ऐसे कंसेप्ट आ गए कि फिर उनको समझाना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि अगर टाइम लग रहा लगने दो, 10-15 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आपकी जो नींव है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। और मेरा काम वही है कि मैं चाहता हूं कि जो इंग्लिश है इसको आप इंटरेस्टिंग समझो और आप कंसेप्चुअल इंग्लिश लेके चलो, जिससे कि आपको आने वाली क्लासेस में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 2 टर्म लिखी है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन टर्म्स के बारे में जानते हो तो आप कहोगे सर हाँ इनके बारे में जानता हूं। कैसे जानते हो? सर सेंटेंस में यूज होता है। कैसे जानते हो? सर सेंटेंस में यूज होता है। अगर मैं आपसे वही पूछूं कि सेंटेंस में आप कैसे पहचानोगे कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस में आप कैसे पहचानोगे कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो आप कहोगे सर इसमें भी कोई बड़ी बात है, सब्जेक्ट हमारा पहले आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सर हमारी मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक ही वर्ब होती है। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिला के एक वर्ब होती है। सर वर्ब से पहले जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सर इसमें कोई बड़ी बात है? सर इसमें भी कोई बड़ी बात है पहचानना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हमने सर बहुत पढ़ा है इनके बारे में, बहुत अच्छे से जानते हैं इनको। सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। क्या कहा? सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। सर हम अच्छे से जानते हैं, हमें अच्छे से क्लियर है, टेंसेस में हमने बहुत पढ़ा है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता, लेकिन कुछ केसेस में सब्जेक्ट मतलब वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। ध्यान समझना, आपने बोला कि वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, लेकिन कुछ केसेस में वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। और मेरा काम वही है आपको कंसेप्ट समझाना कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। बात समझ में आ रही है? मेरा काम क्या है? आपको सब सिखाना कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। बहुत सारी क्लासेस मैंने अटेंड की है, बहुत सारी क्लासेस को देखा है, बहुत सारे टीचर्स को मैंने सुना, यूट्यूब पे गूगल पे जाके मैंने सर्च किया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से बताते हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग
कुछ बोलते हैं कि लिविंग थिंग्स के लिए जब काम होता है तो वो सब्जेक्ट आगे आता है, कुछ बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स होती है तो सब्जेक्ट पीछे आता है, कुछ बोलते हैं कुछ और बोलते हैं। मतलब कहने का ये है कि हर एक के व्यूज अलग हैं, ठीक है। मैं आपको उन चीजों पे नहीं ले जाऊंगा, मुझे आपको कंफ्यूज करने की कोई नीड नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कंसेप्ट समझो, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। अगर आपने समझ लिया, जिंदगी में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की सर्च करने की गलती नहीं करोगे, ढूंढने की गलती नहीं करोगे, फाइंड आउट करने की गलती नहीं करोगे। चलो, आई थिंक आप लोग रेडी हो समझने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया है कि सर वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यही बताया, क्योंकि सर हमारा स्ट्रक्चर भी यही ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब नहीं है लाइक सिंपल प्रेजेंट या पास्ट, सिंपल पास्ट में तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन सर मेरी कहने की बात यह है कि मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। आप सर कह रहे हो कि कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, तो सर आप हमें समझाइए कंसेप्ट क्या कहता है। सर आप हमें समझाइए कि कंसेप्ट क्या कहता है, कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसको पहचानना जरूरी क्या है, वो हम आगे बताएंगे आपको। चलते 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 समझाएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं इस कंसेप्ट की। मैंने आपसे क्या कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो टर्म होती हैं। किसकी होती हैं? सेंटेंस की। एक जरूरी टर्म और होती है सेंटेंस के लिए, सबको पता है, वो है हमारी प्यारी सी वर्ब। वो क्या है? हमारी प्यारी सी वर्ब। इस वर्ब को सेंटेंस का इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंजन कहा जाता है, क्योंकि काम जो काम करता है, जो काम हो रहा है, वही तो वर्ब होता है। तो इंजन क्या करता है? काम करता है, ठीक है। तो ये जो वर्ब है, जो काम हो रहा है सेंटेंस, उसे वर्ब कहते हैं, तो इसे में इंजन कहा जाता है। मतलब जैसे एक कार या कोई एक गाड़ी बिना इंजन के नहीं चल सकती, वैसे ही एक सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं चल सकता। एक सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं चल सकता, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंजन कहते हैं। हमारा ये मुद्दा नहीं है, इसके बारे में सर हमने कल पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब के बारे में। आने वाली क्लास में मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी मेरा मुद्दा क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझाना। तो इनका एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल आसान सा लॉजिक है। अगर आप उस लॉजिक को समझ गए, अगर आप उस कंसेप्ट को समझ गए, तो आप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में कभी गलती नहीं करोगे। सर प्लीज बताइए क्या वो कंसेप्ट है, इससे हम पता कर लें कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। उससे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं। मैंने आपसे कहा ठीक है, मैंने आपके सामने 6 सेंटेंस लिख दिए, 6 वाक्य लिख दिए। इन 6 वाक्यों में आप समझ जाओगे कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इन सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आपको पता है सब्जेक्ट पहले आता है, सर हमने वही पढ़ा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, यहाँ पे आम सब्जेक्ट है, यहाँ राम है, यहाँ पेंसिल, यहाँ कुर्सी, यहाँ मेरी माँ। सही पूछने वाली बात है। सर सब्जेक्ट पहले आता है तो यहाँ पे राम है, यहाँ पे आम है, यहाँ पे राम, यहाँ पेंसिल, यहाँ कुर्सी, यहाँ मेरी माँ। इसमें सर क्या पूछना था? यही सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन मैं कहता हूँ इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है। सर ऐसा क्यों? सर लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या है, तो हम पहचान लेंगे। तो लॉजिक ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर वो सेंटेंस है तो कोई ना कोई काम हो रहा होगा। मैंने क्या कहा? किसी भी सेंटेंस में अगर वो सेंटेंस है तो कोई ना कोई काम हो रहा होगा। अगर कोई काम हो रहा होगा तो उसको करने वाला भी होगा। जैसे मैं काम कर रहा हूं पढ़ाने का, तो काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? मैं काम कर रहा हूं पढ़ाने का, काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। इसका असर किससे पड़ रहा है? आप लोगों पर पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट वो वाक्य होते हैं, वो
वो वाक्य नहीं, वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं जो किसी काम को करते हैं। एक सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। उस काम को करने वाला जिसके द्वारा वो काम किया जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ गई? जिसके द्वारा वो काम किया जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का हो रहा है। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, मैं उस काम को कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं। सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं। सर ये समझ में आ गया, इसका क्या मतलब है? जब वो काम किया जा रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है, उस काम का जिस पर असर हो रहा है, उस काम का जिस पर असर हो रहा है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट पे ध्यान दो। एक सेंटेंस में कोई ना कोई काम हो रहा होगा। काम क्यों हो रहा होगा? क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस बन नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई काम हो रहा है तो उसको काम को करने वाला भी होगा। काम को करने वाला है, ठीक है, तो वो क्या है? सब्जेक्ट है। जो उस काम को कर रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। जिस पर उस काम का असर हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जिस पर उस काम का असर हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हमारे सामने 6 रखे हुए, इनसे समझेंगे हम। 6 हमारे सामने खड़े हुए सेंटेंस, इनसे समझेंगे, इनका पोस्टमार्टम करेंगे। तो पहला हमने देखा कि राम आम खाता है। काम किसका हो रहा है? आप बोलोगे सर खाने का काम हो रहा है। काम किसका हो रहा है? बोले सर आप खाने का काम हो रहा है। राम आम खाता है, खाने का काम हो रहा है। कौन खा रहा है आम? काम को कर कौन रहा है? तो आप बोलोगे सर राम आम काम को कर रहा है। कौन कर रहा है? राम। तो राम हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। मैंने क्या कहा? एक सेंटेंस है तो उसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। काम किसका हो रहा है? खाने का हो रहा है भाई। कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम ही तो आम खा रहा है। खा कौन रहा है? राम खा रहा है। तो राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। काम का असर किस पे पड़ रहा है? तो आप बोलोगे सर आम को खाया जा रहा है तो आम पे पड़ रहा होगा। असर किससे पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है, क्योंकि आम को खाया जा रहा है। समझ में आ गया? तो जो हमारा खाता है ये हमारी वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमारा आम है और राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे पहला लिखा हुआ सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि राम ही तो आम को खा रहा है, राम के द्वारा ही तो काम किया जा रहा है। असर किससे पड़ रहा है? आम पर। तो आम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? दूसरे पे आते हैं। आम खाया जाता है, काम क्या हो रहा है? सर खाने का ही काम हो रहा है। किसको खाया जा रहा है? असर किस पे हो रहा है? सर आम पे हो रहा है। किसके द्वारा खाया जा रहा है? इसको कौन खा रहा है? काम कौन कर रहा है? सर नहीं दिया गया। फिर क्या दिया गया है? सर आम खाया जाता है, काम दिया गया है, और किस पर असर हो रहा है? वो दिया गया है। बात समझना, आम खाया जाता है, काम किसका हो रहा है? खाने का हो रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है? काम नहीं दिया गया। कौन कर रहा है? काम नहीं दिया गया। असर किस पे हो रहा है? आम पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको खाया जा रहा है। इसको खाया जा रहा है। तो आम हमारा सब्जेक्ट नहीं है, आम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। कंसेप्ट समझो, जो काम को कर रहा है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट है। जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है। तीसरे पे आते हैं। राम पिट गया है। काम किसका हो रहा है? सर पिटने का हो रहा है। काम किसका हो रहा है? सर पीटने पिटने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम को तो पीटा गया है बेचारा, राम तो पिट के आया है। अब बोलोगे सर राम ने पीटने का काम किया, राम ने पीटने का काम किया, तो ऐसी कोई बात है? राम ने पिटने का काम किया है। जैसा बोलो सर राम ने पिटने का काम किया, क्या उसको जबरदस्ती जाके पिटा है कि भाई मुझे मार, आ भाई मुझे मार? क्या उसने ऐसे बोला हाँ भाई मुझे मार, मैं पिटने का काम कर रहा हूं मुझे मार? ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या है? पीटने पिटने का काम कर रहा है। जिसने काम किया है उसका नाम नहीं है, जिस पर असर हुआ है पिटने का वो यहाँ पे दिया गया है। तो राम यहाँ पे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। बोलो समझ में आई बात? बोलो हाँ समझ में आ गई। राम पिट गया है, काम किसका हो रहा है? पीटने पिटने का। किसने किया वो इसमें नहीं दिया गया, जिस पर असर हुआ है वो दिया गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगले हम सेंटेंस पे बढ़ते हैं। पेंसिल टूट गई है, काम किसका हो रहा है? टूटने का। काम किसका हो रहा है? टूटने का। किसने तोड़ा? नहीं दिया गया। किसके द्वारा काम किया गया? नहीं दिया गया। दिया क्या गया है? जिस पर टूटने का असर हुआ है, जिसको तोड़ा गया है। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ समझ में आ रही है बात? अगला सेंटेंस देखते हैं। कुर्सी गिर गई है, काम किसका हो रहा है? गिरने का हो रहा है। कुर्सी गिर गई है, काम किसका हो रहा है? गिरने का हो रहा है। किसने गिराई? दिया गया। नहीं दिया गया। गिराने का काम किसने किया? दिया गया। नहीं दिया गया। क्या दिया गया है? जिस पर असर हुआ है वह दिया गया है। तो कुर्सी हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब तक आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आगे देखते हैं। मेरी माँ प्रतिदिन मंदिर जाती है, काम क्या हो रहा है? मंदिर जाने का हो रहा है। काम क्या हो रहा है? मंदिर जाने का हो रहा है। कौन कर रहा है इस काम को?
मेरी माँ कर रही है। कौन कर रहा है? मेरी माँ कर रही है। तो मेरी माँ यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। मेरी माँ यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। कंसेप्ट समझ में आ गया? मैंने क्या कहा दोबारा समझाता हूं। एक सेंटेंस में अगर वो सेंटेंस है तो कोई ना कोई काम हो रहा होगा, कोई ना कोई काम हो रहा होगा, कंपलसरी है, क्योंकि वर्ब के बिना सेंटेंस बन नहीं सकता। अगर काम हो रहा होगा तो उसको करने वाला होगा, अगर काम हो रहा होगा तो उसको करने वाला होगा, और जो उस काम को करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जो उस काम को करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। उस काम को करने का असर जिस पर पड़ता है, उस काम का असर जिस पे पड़ता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। फिर से सुन लो, मैंने क्या कहा? एक सेंटेंस में कोई ना कोई काम हो रहा होगा, जो उस काम को करता है, जिसके द्वारा वो काम किया जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जिस पर उस काम का असर होता है वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? सर एक बात कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे राम आ गया या तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आम आ गया तो ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे तो राम आगे आया है। सर यहाँ पे राम को सब्जेक्ट, यहाँ पे राम को ऑब्जेक्ट, ऐसा क्यों? यहाँ पे राम को सब्जेक्ट, यहाँ पे राम को ऑब्जेक्ट, ऐसा क्यों? सर इतनी नाइंसाफी क्यों है? यहाँ पे राम आ गया तो सब्जेक्ट, यहाँ पे राम आ गया तो ऑब्जेक्ट। सर आम का समझ सकता हूं, आम चलो अलग है राम से, लेकिन यहाँ पे दोनों समान है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों? वो समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, पूरा डीपली नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारी क्लास सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को पहचानने की है। आगे अगर उसमें हम कोई चीज डाल देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने क्या कहा? हमारी क्लास किसकी है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की समझने की है, ठीक है। अगर मैं उसमें कोई और चीज डाल दूंगा, जैसे कल वर्ब की जो क्लास थी, मैं इतनी लंबी नहीं खींचने वाला था, बट वो खींच गई। तो मैंने क्या कहा कि आपने कहा सर एक जगह राम आगे आ रहा है तो वो सब्जेक्ट है, एक जगह राम आगे आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है। सर हम कैसे पहचाने कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है? कंसेप्ट मैंने बता दिया। अगर राम के द्वारा काम किया जा रहा है, जो उसमें काम हो रहा है वो राम कर रहा है तो सब्जेक्ट है। अगर वो काम राम नहीं कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। अगर वो काम राम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट, अगर राम नहीं कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। सर अच्छे समझ में नहीं आया और अच्छे समझा दो। सर अच्छे समझ में नहीं आया और अच्छे समझा दो। मैं आपको दो सेंटेंस दूंगा। मैं क्या दूंगा? दो सेंटेंस दूंगा, दो वाक्य दूंगा, हिंदी में ही दूंगा। अब सर आप इंग्लिश में क्यों नहीं दे रहे हो? सर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, सेंटेंस इंग्लिश देना चाहिए। जहां मैंने आपको इंग्लिश में सेंटेंस दिया, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर मैंने आपको इंग्लिश में सेंटेंस दे दिया तो जो उसका कंसेप्ट है वो आप समझ नहीं पाओगे, जो उसका कंसेप्ट वो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सेंटेंस देख के बता दोगे सर इसमें ये काम हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट ही है, या फिर ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है। इसलिए मैं आपको इंग्लिश में नहीं दे रहा, मैं आपको इसमें दे रहा हूं, हिंदी में दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है? आपको मुझे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझाना है, चाहे वो हिंदी में समझाऊं चाहे इंग्लिश में समझाऊं, बस कंसेप्ट समझने के बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे इंग्लिश में। बात समझ में आ गई? आप बोल रहे हो सर एक जगह राम आगे आ रहा है, एक जगह राम, दोनों जगह राम आगे आ रहा है, एक जगह राम ऑब्जेक्ट है, एक जगह राम सब्जेक्ट, ऐसा क्यों? एक जगह राम काम कर रहा है, एक जगह राम नहीं कर रहा है, इसलिए। सर अच्छे समझाइए। तो मैं आपको दो सेंटेंस दूंगा। क्या दूंगा? दो सेंटेंस दूंगा। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे डीपली स्टडी की है, बहुत सारी जगह पे देखा है, बहुत सारी जगह से इसको अच्छे समझा कि क्या ये गलत हो सकता है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे मैं बात करूं आपसे, मैंने कहा राम जीत गया है, और मैंने आपसे कहा मैंने क्या कहा? राम जीत गया है, और मैंने आपसे कहा राम हार गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों में राम आगे है, इसमें डिफरेंस क्या दोनों सेंटेंस में? तो आप बोलोगे सर यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बस यहाँ हार है, यहाँ पे जीत है। मैंने आपसे क्या कहा? राम जीत गया है, राम हार गया है, दोनों डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे सर यहाँ भी राम है, वहां भी राम है, यहाँ पे जीत है, वहां पे हार है, यहाँ पे गया है, वहां पे गया है, लेकिन फर्क इसमें है कि यहाँ पे जीत है, यहाँ पे हार है। यहाँ पे जीत है, यहाँ पे हार है। क्या इस जीत और इस हार से सेंटेंस में फर्क पड़ेगा? मेरी बात ध्यान से समझना। क्या इस जीत और इस हार से सेंटेंस में फर्क पड़ेगा? क्या जो यहाँ पे राम है वो सब्जेक्ट है? क्या यहाँ पे राम है वो भी सब्जेक्ट है? अगर ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या ये भी ऑब्जेक्ट है? क्या ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है? बात समझ में आ रही है? मतलब मैं क्या समझना चाह रहा हूं कि सेंटेंस एक जैसा दिख रहा है, लेकिन चेंज क्या है? यहाँ पे जीत है, यहाँ पे हार है। क्या जीत और हार की वजह से राम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस आएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हार है, यहाँ पे जीत है। क्या इन दो वर्ड के, इन दो शब्दों की वजह से जो राम है उसमें कोई फर्क आने वाला है? क्या इसमें राम सब्जेक्ट है तो इसमें भी राम सब्जेक्ट होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि सब सेंटेंस समान है। क्या सर यहाँ पे राम सब्जेक्ट है या यहाँ पे राम सब्जेक्ट नहीं है?
मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझो अच्छे से। दो सेंटेंस आपके सामने है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जीत है, यहाँ पे हार है, यहाँ पे जीत है, यहाँ पे हार है। अब ये जो राम है और पूरा सेंटेंस समान है, यहाँ भी गया है, यहाँ पे गया है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। सर अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, क्या जो ये राम यहाँ पे है और यहाँ पे राम है, क्या दोनों सब्जेक्ट है? क्या दोनों सब्जेक्ट है या दोनों ऑब्जेक्ट है? तो आपका आंसर क्या होगा? मोस्टली आंसर ये होगा सर अगर यहाँ पे राम सब्जेक्ट है तो यहाँ भी राम सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी राम ऑब्जेक्ट है। सर समझ में नहीं आ रहा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अगर राम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो राम यहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा, अगर राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो राम यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट होगा। फिर से सर सुन लीजिए हमारा आंसर। सर हम ये नहीं बता सकते अभी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बट हम इतना कह सकते हैं कि राम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो राम वहां पे भी सब्जेक्ट होगा, राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो राम वहां पे भी ऑब्जेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर यहाँ पे भी गया है, यहाँ पे भी गया है, आगे भी राम है, यहाँ भी राम है, बस फर्क जीत और हार का है। सर जीत और हार से क्या फर्क पड़ता है? सर जीत और हार से क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ गई? आपका कहने का मतलब ये है। तो मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे राम है ये सब्जेक्ट है। सर अगर ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट ही होगा? नहीं, राम यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। बात ध्यान से समझना, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है। सर कंफ्यूज कर दिए क्या? सर इसमें फर्क था, यहाँ पे जीत थी, यहाँ पे हार थी, क्या फर्क पड़ता है इससे जीत हार से? और तो सर पूरा है राम जीत गया है, राम हार गया है, जीत हार का ही तो फर्क है। सर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, वहां पे राम सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है मतलब यहाँ पे राम काम कर रहा है, वहां पे राम काम नहीं कर रहा है। सर कैसे कह सकते हो? सर इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? बस वही तो फर्क है, वही तो समझना चाहता हूं। कंसेप्ट इतना आसान नहीं जितना आप समझते हो, कंसेप्ट इतना आसान नहीं जितना आप समझते हो। समझ में आ गया? बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे तो आपको उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप उसमें समझना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना जरूरी क्यों है अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे राम सब्जेक्ट क्यों है, वहां पे राम सब्जेक्ट क्यों नहीं है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, मैं आपसे पूछूं कि दो प्लेयर्स एक मैच खेल रहे हैं, ध्यान समझना कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट समझना ध्यान से। दो प्लेयर एक मैच खेल रहे हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। मैं बोलूं कि ए अगर जीत जाता है और बी हार जाता है, क्या बी ने हारने का काम किया है? क्या बी ने हारने का काम किया है? मैंने बोला कि दो प्लेयर मैच खेल रहे हैं ए और बी, ए ने बी को हरा दिया, ए ने बी को हरा दिया। हराने का काम किसने किया? ए ने किसको? बी को। क्या बी ने हारने का काम किया है? क्या बी ने हारने का काम किया है? क्या जैसे मान लो कि आप कोई गेम खेलने जा रहे हो या कोई एग्जाम देने जा रहे हो, क्या आप फेल होने का काम खुद से करते हो? मेरा क्वेश्चन ध्यान समझना, ठीक है। क्या आप फेल होने के लिए जाते हो? अगर कोई गेम खेलते हो, कौन सी टीम ऐसी है जो हारने के लिए जाती है? कोई भी टीम नहीं जाती, उसको हराया जाता है, उसको किसी और टीम के द्वारा हराया जाता है। तो जो हारने का काम है वो बी ने नहीं किया, हराने का काम किया है ए ने। समझ में आ गया? ए ने बी को हराया है, हारने का काम बी ने खुद से नहीं किया। अगर हारने का काम बी खुद से करती, अगर हारने का काम बी खुद से करती तो हारने का काम बी द्वारा किया जाता। लेकिन जहां तक मुझे पता है, कोई भी युद्ध हो, कोई भी मैच हो, कोई भी रणनीति हो या कोई भी रण हो, किसी में भी कोई इंसान खुद से हारने का काम नहीं करता। तो यहाँ पे देखो जो बी है वह हारा है, उसने खुद से हारने का काम नहीं किया, ए ने उसको हराया है, लेकिन ए जीता है, जीतने का काम ए ने किया है, जीतने का काम ए ने किया है। अब आप बोलोगे सर जीतने का काम ए ने किया है, क्या बी ने ए को, क्या पता बी ने ए को जिताया हो? क्या पता बी ने ए को जिताया हो? ए को जिताने का काम बी भी तो कर सकता है। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप किसी को जिताने के लिए नहीं जाते। मैच का मतलब होता है, आपका एक ही उद्देश्य होता है, जीतना। आपका एक मतलब क्या होता है? जीतना। लेकिन ए आपसे अच्छा खेलता है, कुछ भी करता है, वो जीत जाता है, तो वहां पे जीतने का काम किसने किया? ए ने। आप हारे हो तो हराने का काम किसने किया? ए ने। बात समझ में आ रही है? आप खुद से नहीं हारे और आपने उसे खुद से नहीं जीतने दिया। मतलब आप बोल रहे हो कि मैंने ए को जीतने दिया, तब भी आप गलत हो। मैं खुद से हारा हूं, तब भी आप गलत हो, क्योंकि किसी भी मैच में, किसी भी जंग में कोई हारने के लिए नहीं जाता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसमें आप समझ रहे होगे, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। सर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप समझाइए। तो मैंने बोला कि राम जीत गया है, राम जीत गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो ये इसमें वर्ब क्या है, काम क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर जीतने का काम हुआ है। काम क्या हुआ है? सर जीतने का काम हुआ है। क्या जीतने का काम राम ने किया है? क्वेश्चन समझो, मैंने क्या बोला? राम जीत गया है, इसमें काम क्या हो रहा है? बोलोगे सर अब जीतने का काम हो रहा है। क्या जीतने का काम राम ने किया है? बोलोगे सर हाँ, काम राम ही तो किया जीतने का।
दो लोग किसी मैच में थे, ठीक है, उसमें राम जीता है, तो जीतने का काम कौन करेगा सर? राम ही ने किया होगा। जो हारा उसने थोड़ी बोला होगा भाई जीत ले, ले ट्रॉफी ले जा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा सर। राम ने ही जीतने का काम किया है। जब जीतने का काम राम ने किया है, जो काम को करता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ गई? कंसेप्ट हमारा हर सेंटेंस पे यूज होगा, चाहे वो किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है, बस कंसेप्ट समझो। जो काम को करता है, जो उसमें काम हो रहा है उसे पहचान लो। उस काम को जो कर रहा है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे मैंने यहां बोला जीतने का काम किसके द्वारा हुआ है? राम के द्वारा हुआ है, क्योंकि राम ने उसके लिए मेहनत की है। जो जीता है वो राम अपनी दम पे जीता है, किसी ने उसको बोला नहीं भाई जीत ले जा ट्रॉफी, ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे राम ने क्या किया? जीतने का काम किया, इसलिए राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। अब आते हैं इस पर, यहाँ पे राम क्या हुआ है? हारा है। क्या हारने का काम राम ने किया है? क्या हारने का काम राम ने किया है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। कौन हारना चाहता है? कौन जानबूझ के हारना चाहता है? सर यहाँ पे राम ने हारने का काम नहीं किया, जो राम के खिलाफ था उसने राम को हराया है। सर राम ने हारने का काम नहीं किया, जो राम के खिलाफ था उसने राम को हराया है। तो हराने का काम किसी और ने किया है, तो वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे राम क्या है? ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम टू सेम सेंटेंस, सिर्फ फर्क था जीत और हार का, फर्क था कंसेप्ट का, फर्क था लॉजिक का। कैसे यहाँ पे राम सब्जेक्ट बन गया, कैसे यहाँ पे राम ऑब्जेक्ट बन गया। आप कंफ्यूजन मत रखो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज गलत है तो आप कंफ्यूजन मत रखो, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से चेक करके आया। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ होता है, या जीत या हार से कंसेप्ट चेंज हो जाता है। मुझे खुद विश्वास नहीं था। मैंने इसको अच्छे से पढ़ा, इसको अच्छे से इस पर एनालाइज किया, तब जाके आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे राम जीत गया है, ये अलग टाइप से सेंटेंस बनेगा। राम हार गया है, ये अलग टाइप से सेंटेंस बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जीतने का काम राम ने किया है, राम ने अपनी मेहनत से जीता है। जो हारा है उसने राम को गिफ्ट नहीं किया कि जाओ जीत जाओ, राम ने खुद अपनी दम पे जीता है। यहाँ पे काम जीतने का हो रहा है, किसने किया? राम ने किया। राम क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे काम हारने का हो रहा है, किसने किया है? जिसने राम को हराया है। राम ने खुद से नहीं हारा, राम ने खुद से हारने का काम नहीं किया, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे होगा? सर ये बात समझ में आ गई? अब सर हमसे रहा नहीं जाता, बता दीजिए सर इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? ये दोनों अलग क्यों है? अगर अलग तो हम समझ में आ गया अलग क्यों है, क्योंकि राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, राम वहां पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन सर इसको बनाए कैसे? अगर मान लो कोई पूछता है कि राम जीत गया है, राम हार गया है, अब इनको कैसे बनाए सर? तो देखो ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान रखना। जब कभी भी ऑब्जेक्ट आगे आता है, जब कभी भी जो काम नहीं कर रहा वो आगे आता है, मेरी बात ध्यान से समझना। जब कभी भी जिसके द्वारा काम नहीं किया गया, जो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, वो आगे आता है, तो वो आपकी होती है पैसिव वॉइस। आपकी क्या होती है? पैसिव वॉइस। बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में पता होगा। वो आपकी क्या होती है? पैसिव वॉइस। ये वाक्य आपका किसमें है? पैसिव वॉइस में है। और जब कभी भी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो आगे आता है, तो वो आपके होते हैं टेंसेस। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो रही है? जब कभी भी आपका सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो आगे आता है, तो वो आपका होता है टेंसेस। और जब कभी भी सब्जेक्ट जो आपका काम नहीं कर रहा है, जिसके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, वो आपका आगे आता है, वो वाक्य आपका आगे आता है, वो आपका वर्ड आगे आता है, तो वो होता है पैसिव वॉइस। बात समझ में आ गई? सर ये तो समझ में आ गया, पैसिव वॉइस है, ये आपका टेंस है। सर थोड़ा इसको इसकी इंग्लिश बना के दिखा दीजिए, जिससे कि हमसे कोई पूछे तो हम बता पाए या हम किसी को समझा पाए। तो मैंने क्या कहा? जब कभी भी ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो आगे आए और वो क्या कर रहा हो? काम कर रहा हो, जो उसमें काम हो रहा हो उसके द्वारा किया जा रहा हो, मतलब वो सब्जेक्ट हो, तो वो क्या होगा? टेंस होगा। अब आपको पता है कि है वाला कौन सा होता है? प्रेजेंट का होता है। है वाला कौन सा होता है? प्रेजेंट का होता है। गया है, गई है, चुका है, चुकी है, किसमें आते हैं सर? प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद सर आपका ऑब्जेक्ट आता है। यही तो होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। बेसिक पहले टेंस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आपने कैसे जाना? प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि यहाँ पे गया है, गई है, चुका है, चुकी है, किसके होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। और जब यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, तो ये किससे बनेगा? टेंस का है। और टेंस में हमारा स्ट्रक्चर ये होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सर यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, हमने देख लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा राम,
और गया है, गई है। राम कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमने देखा था हैज आता है। कौन सा आता है? हैज आता है। मैं हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा था हमने, V5 कौन सी थी? हैज थी। बी फर्स्ट जो प्लूरल होता है वो कौन सी थी? हैव थी। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा होता प्लूरल तो कौन सा आता? हैव आता। और यहाँ पे क्या है? सिंगुलर, तो कौन सा आएगा? हैज आएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हैज। काम किसका हो रहा है? तो जीतने का हो रहा है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिन, क्या होगा? बॉर्न। क्या होगा? बॉर्न। तो इसका बनेगा राम हैज बॉर्न। राम हैज बॉर्न। सर ये समझ में आ गया? इसको समझाइए। तो यहाँ पे राम हार गया है। मैंने क्या कहा? जब कोई काम हो रहा है जिसके द्वारा नहीं किया जा रहा उसको आगे रखा गया है तो वो किस में बनेगा? पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सर यहाँ पे ये प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का है। तो राम यहाँ पे आएगा राम। ठीक है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? देखो पैसिव वॉइस अभी आपको सब पता नहीं है, ठीक है, तो इसको जस्ट ऐसे समझ लो, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि अगर आपको नहीं पता डीपली समझना पड़ेगा। एक पूरी क्लास इस पे जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो जो ये बनेगा वो बनेगा राम इज लॉस्ट। क्या बनेगा? राम इज लॉस्ट। दोनों डिफरेंस है। यहाँ पे हैज है, यहाँ पे इज है। ठीक है, इसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। यहाँ पे लॉस्ट आया है क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। हमारा कंसेप्ट ये नहीं है, इसमें मत खोइए। ठीक है, मैं डीपली जा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, बट मैं अभी नहीं जाऊंगा। जब पैसिव क्लास आएगी तब समझाऊंगा। ठीक है, अभी बस ये समझो कि यहाँ पे राम जीत गया है। काम किसके द्वारा हुआ था? राम के द्वारा। राम ने काम किया तो राम क्या था? हमारा सब्जेक्ट था, तो हमने इसको ऐसे बनाया। यहाँ पे राम हार गया है। राम के द्वारा हारने का काम नहीं हुआ है भाई, वो जीतने के लिए गया था लेकिन किसी और ने उसको हरा दिया, किसी और के द्वारा हराने का काम हुआ है। तो राम यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये अलग टाइप से बन रहा है, ये अलग टाइप से बन रहा है। मुझे बस ये समझाना था। ये बन रहा है राम हैज गॉन, वो बन रहा है राम इज लॉस्ट। ये बन रहा है राम हैज गॉन, वो बन रहा है राम इज लॉस्ट। अगर यहाँ पे होता राम हैज लॉस्ट, यहाँ पे होता राम हैज लॉस्ट, तो दोनों में सिमिलरिटी होती। लेकिन सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अलग है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब अलग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, यहाँ पे राम सब्जेक्ट नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? बात समझ में आई? क्लियर हुआ? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इतना मैं आपको समझाया हूं कि सब्जेक्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आगे जब हमारी क्लासेस आएंगी, जो हमारे टेंसेस आएंगे, तो टेंस में हम इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि टेंस बेस है पूरा सब्जेक्ट पर। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा तो टेंस आप कर नहीं पाओगे। सर इसकी नीड क्या है? इसकी नीड क्या है? जैसे मैं आपसे बोलूं, बिल्कुल सिंपल सा लेता हूं, मैं आपसे बोलूं आपके सामने दो सेंटेंस है। एक है ही स्लीप्स, वह सोता है। दूसरा है यू स्लीप, तुम सोते हो। एक है ही स्लीप्स, वह सोता है। दूसरा है यू स्लीप, तुम सोते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें एस क्यों है, इसमें एस क्यों नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये भी पूछने वाली बात है। यहाँ पे जो ही है वो सिंगुलर है, यहाँ पे यू है वो प्लूरल प्रोनाउन है। यहाँ पे ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, कल आपने बताया था। प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, कल आपने बताया था। फिर सर आप क्यों पूछ रहे हो? ही स्लीप्स में आज इसलिए आया सर क्योंकि ही सिंगुलर है, और सिंगुलर हमेशा किसको लेता है? सिंगुलर वर्ब को लेता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। बात समझ में आई है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कौन सी लेगा? प्लूरल लेगा। अब सर इससे क्या कंसेप्ट है? भाई यही तो कंसेप्ट है कि अगर हमें सब्जेक्ट ही नहीं पता सिंगुलर है या प्लूरल है तो हम वर्ब नहीं रख सकते। बात समझ में आ गई? जब हमें सब्जेक्ट ही नहीं पता कि सिंगुलर है या प्लूरल है, हम वर्ब नहीं रख सकते। जब हमें पता है कि यहाँ पे ही सब्जेक्ट है तभी तो हमने स्लीप्स रखा। जब हमें पता है कि यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तभी तो हमने स्लीप रखा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब ये हो गया हमारा मुद्दा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे लिए, सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझाते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लूंगा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है। ठीक है, तो जितना हो सकेगा उतना मैं आपको करा रहा हूं। एक कंसेप्ट और है इसमें, देखते हैं अगर टाइम होगा तो कर लेंगे। तो सब्जेक्ट की मैं बात करूं, सब्जेक्ट मैंने बता दिया आपको, ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा बताया है। सर इसके बारे में आपने ज्यादा फोकस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे आने वाला मैं आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है, ये क्या होता है, किसके साथ आता है, किसका होता है। देखो सब्जेक्ट के बारे में बात करें और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ठेका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का ठेका सिर्फ दो चीजों पर है, वो है आपके नाउन या फिर प्रोनाउन।
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बनना ठेका सिर्फ दो चीजों पर है, या तो आपका नाउन या फिर आपका प्रोनाउन, या तो आपका नाउन या फिर आपका प्रोनाउन। इनके अलावा ना कोई दूसरा वर्ड सब्जेक्ट बन सकता है, ना कोई दूसरा वर्ड ऑब्जेक्ट बन सकता है। सर नाउन और प्रोनाउन को कैसे पहचाना जाता है? प्रोनाउन तो आपके लिमिटेड है। कैसे प्रोनाउन आपके लिमिटेड है, सभी आपको पढ़ा देंगे प्रोनाउन वाले में, समझ में आ जाएगा। अभी आपको पता है ही, यू, दे, इट, सी और ये सब जो आपके भी, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। इतना बेसिक नॉलेज आपको पता है, प्रोनाउन समझ जाओगे। सर नाउन को कैसे समझे? किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। सर आपने बताया था कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज हम सोचते हैं, ठीक है, या कोई चीज हमें दिख रही है, उसका नाम क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन सर कुछ और बताओ, तो नाउन के आगे ए और एन और द का यूज होता है। पहली चीज, अगर ए एन द आ रहा है तो आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए आते हैं, पहली चीज। और अगर किसी भी कोई भी वर्ड अपने प्लूरल फॉर्म में है, मतलब उसके पीछे एस या ईएस लगा हुआ है, तब भी वो क्या होगा? नाउन होगा। और बेसिकली हमें नाउन पता है क्योंकि हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन क्या हम जानते हैं, कौन कौन से वर्ड नाउन का काम करते हैं हम जानते हैं, वर्ब कौन कौन सी वर्ड वर्ब का काम करते हैं हम जानते हैं, कौन कौन से वर्ड प्रोनाउन होते हैं हम जानते हैं। इतना डीपली नहीं जाना है, सिंपल ये समझना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का ठेका किसके पास है? नाउन और प्रोनाउन के पास है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का ठेका किसके पास है? नाउन और प्रोनाउन के साथ पास है। सर आपने इतना बता दिया, हर एक चीज क्लियर कर दी सब्जेक्ट के बारे में। सर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए। सर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए। तो मैंने आपसे पहले बता दिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि जो सब्जेक्ट काम करता है, किसी भी सेंटेंस में कोई काम किया जाता है, सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है, उस काम को करने का असर जिसपे पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उस काम को करने का असर जिसपे पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, किसको पढ़ा रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं। मेरे पढ़ाने का असर किसपे पड़ रहा है? आप पे पड़ रहा है। मैं क्या काम कर रहा हूं? पढ़ाने का काम कर रहा हूं, लेकिन असर किसपे पड़ रहा है? आप पर पड़ रहा है। तो आप क्या यहाँ पे? आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई? अब सर ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता दो। जब मैंने बोला कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होंगे, तो ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? या तो आपका नाउन होगा या फिर आपका प्रोनाउन होगा। अब मैं आपसे एक बहुत ही राज की बात बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। हमें ये बात पता नहीं होती है, ध्यान से सुनना, हमें ये बात पता नहीं होती है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं मैंगो नहीं रखूंगा, आप बोलोगे सर बार बार मैंगो ला रहे हो, आप पता नहीं क्या मैंगो मैंगो मैंगो। तो यहाँ पे मैं बोला ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे सर आप हमें कौन सी कंफ्यूजन है, हमें पता है कि ये खाया जा रहा है, खा कौन रहा है? ही खा रहा है, आराम से करेंगे सर ये हमारा सब्जेक्ट है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये सब्जेक्ट किसका है, मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे पूछूं ये सब्जेक्ट किसका है, या फिर आपसे पूछूं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलोगे सर खाने का काम हो रहा है, ही खा रहा है, लेकिन असर किस पे पड़ रहा है? एप्पल को खाया जा रहा है, इस पर असर पड़ रहा है। तो आप बोलोगे सर जो ये एप्पल है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो एप्पल है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं पूछूं किसका ऑब्जेक्ट है किसका सब्जेक्ट है, तो आप क्या बोलोगे? सर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ध्यान से समझना, मैंने आपसे पूछा कि किसका सब्जेक्ट है किसका ऑब्जेक्ट है, आप क्या बोलोगे? सर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। आप गलत हो, आप गलत हो। ना तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ना तो ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। ये जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होते हैं, ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है, ध्यान से समझना। और ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा या फिर प्रोपोजिशन का होगा। समझ में आ गया? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस के नहीं होते, या तो सब्जेक्ट तो हमेशा वर्ब का होगा, सब्जेक्ट किसका होगा? हमेशा वर्ब का होगा, क्योंकि वर्ब काम जो हो रहा है वो यही तो कर रहा है। तो किसका है? किसका है? वर्ब का है। लेकिन ऑब्जेक्ट दो चीजों के होते हैं, या तो वर्ब का या फिर प्रीपोजिशन का, या तो वर्ब का या फिर प्रीपोजिशन का। बात समझ में आ गई? सर नया कंसेप्ट है, सर बिल्कुल नया कंसेप्ट है, हमें ये बताया नहीं गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं बताने के लिए। चलो समझते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेंटेंस के नहीं होते, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेंटेंस के नहीं होते, किसके होते हैं? सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है, और बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा या फिर प्रीपोजिशन का होगा। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा या फिर प्रीपोजिशन का होगा। तो सब्जेक्ट को थोड़ा हम साइड कर दें, इनका काम तो हो चुका है, अब थोड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। टॉपिक और इसके बाद अगर वो हो जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर आगे क्लास में कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ऑब्जेक्ट मैंने क्या कहा? या तो ऑब्जेक्ट किसका होगा? वर्ब का, या फिर ऑब्जेक्ट किसका होगा? प्रीपोजिशन का।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? या तो ऑब्जेक्ट किसका होगा, वर्ब का, या फिर किसका होगा, प्रीपोजिशन का। मैंने बता दिया आपको। सर हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस का होता है, आप बोले वर्ब का होगा, आप बोले प्रीपोजिशन का होगा। मेरी बात ध्यान से समझो, जो मैं पढ़ाया गया था आधा पढ़ाया गया था, हमें ये नहीं बताया गया था कि ऑब्जेक्ट होता किसका है। अब जो आपकी जो आगे आने वाली क्लासेस हैं, जो आपकी आगे आने वाली इंग्लिश है, आप बिल्कुल डीपली इंग्लिश पढ़ रहे हो, बेसिक से पढ़ रहे हो, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट किसका होता है। ऑब्जेक्ट सिर्फ दो चीज का होता है, या तो वर्ब का या फिर प्रीपोजिशन का। ऑब्जेक्ट का ठेका सिर्फ दो चीजों के पास है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। बात समझ में आ गई इतनी? ऑब्जेक्ट दो चीज का होता है, या तो वर्ब का या तो प्रीपोजिशन का। ऑब्जेक्ट का ठेका दो लोगों के पास है बनने का, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। इतनी बात समझ में आ गई? अब सर और अच्छे समझाइए कि वर्ब का कौन सा होता है, प्रीपोजिशन का कौन सा होता है। सर वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। चलो इसको समझते हैं। अभी हम बात पैसिव वॉइस की नहीं करेंगे। जो मैंने बताया ना कि जो आते हैं जहां पर पहले ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट नहीं आता, पैसिव वॉइस, इसकी बात नहीं करूंगा। वो मैंने सिर्फ आपको इसलिए समझाया था सब्जेक्ट में, जिससे आप समझ लो कि हर शब्द जो आगे आता है, सेंटेंस के जो पहले आगे आता है शब्द, हर शब्द सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए मैंने वो समझाया था। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का इसमें कोई मतलब नहीं है, प्लीज मत डालना उस कॉन्सेप्ट को इसमें। समझ में आ गया? वो सिर्फ मैंने इसलिए समझाया था, इससे आप समझो कि हर शब्द, हर वर्ड जो सबसे पहले आता है वो सब्जेक्ट नहीं होता। अब याद करें यहाँ पे, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट सर कौन सा होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। प्रीपोजिशन आपको पता है, प्रीपोजिशन आपको पता है, ये क्या करते हैं, रिलेशन शो करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया टू, इन, बिटवीन, ठीक है। उसके बाद और भी होते हैं अंडर, above, on, ये सब क्या हमारे प्रीपोजिशंस हैं। वर्ब आपको पता है, वर्ब आपको पता है, एक्शन वर्ब होती है, स्टेट वर्ब होती है, ठीक है। तो आपको वर्ब भी पता है, प्रीपोजिशन पता है, आगे पढ़ा चुका हूं। सर वर्ब का ऑब्जेक्ट कब आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कब आता है। जैसे मैं आपसे बोलूं आपके सामने दो सेंटेंस हैं, ही बीट्स राम, ही ड्रिंक्स वाटर। मैंने क्या बोला, आपके सामने दो सेंटेंस है, ही बीट्स राम, ही ड्रिंक्स वाटर। वह राम को पीटता है, वह पानी पीता है। मैं आपसे बोलूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ पे बीट है, यहाँ पे क्या है, बीट है, पीटने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, ही कर रहा है, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। इसका असर किस पे हो रहा है, राम पे हो रहा है, तो राम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। लेकिन सर आप बोल रहे हो ऑब्जेक्ट दो चीजों का होता है, एक होता है वर्ब का, एक होता है प्रीपोजिशन का। जो यहाँ पे राम है वो ऑब्जेक्ट वर्ब का है या प्रीपोजिशन का है। सर यहाँ हमने ये तो जान लिया कि राम क्या है, असर किस पे हो रहा है, राम पे हो रहा है, राम ऑब्जेक्ट है। लेकिन सर ये बताइए क्या ये वर्ब का है, प्रीपोजिशन का है, क्या ये वर्ब का है या प्रीपोजिशन का है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है, ड्रिंक्स मतलब पीने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, ही कर रहा है, तो ही हमारा क्या हुआ, नो डाउट सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, इसमें डाउट ही नहीं है क्योंकि हमेशा वर्ब का होता है। वाटर क्या होगा, असर किसमें पड़ रहा है, वाटर को पिया जा रहा है, तो वाटर क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन सर ये वर्ब का है या प्रीपोजिशन का है, ये तो बताइए। आप बोल रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका है, वर्ब का है या प्रीपोजिशन का है। बस यही बात बतानी है आपको। देखो जब भी वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा, जब भी वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसमें व्हाट या whom का रिप्लाई होगा। किसका रिप्लाई होगा, दोबारा समझो। जब भी वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा तो उसमें व्हाट या whom का रिप्लाई होगा। अगर वर्ब के बाद व्हाट या whom का रिप्लाई आ रहा है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं आ रहा है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। बात समझ में आ गई। अगर वर्ब के बाद व्हाट या whom का रिप्लाई आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर वो नाउन या प्रोनाउन है तभी ऑब्जेक्ट बन सकता है, अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। सर समझ में तो आया, लेकिन बताइए कैसे। जैसे मैं बोला ही बीट्स whom, मैंने बोला ही बीट्स whom, तो आप क्या बोलोगे, ही बीट्स राम। समझ में आया, ही बीट्स whom, उसने किसको पीटा, या वो किसको पीट रहा है, तो आप क्या बोलोगे, राम को। या वो किसको पीटता है तो क्या बोलोगे, राम को। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लाई किसका आ रहा है, अगर मैं डाल दूं यहाँ पे whom, तो आप यहाँ पे रिप्लाई किसका मिल रहा है, राम का मिल रहा है। मैंने बोला ही बीट्स whom, आपने बोला राम, यहाँ पे whom का रिप्लाई आ रहा है, मतलब कि राम किसका ऑब्जेक्ट है, राम वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही। वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट वही होगा जब व्हाट या whom का रिप्लाई देगा, जब व्हाट या whom का रिप्लाई देगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट वही होगा जो व्हाट या whom का रिप्लाई देगा। सर इसमें समझ में आ गया कि राम को पीटा जा रहा है, whom का रिप्लाई आ रहा है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सर नीचे वाला, तो मैंने पूछा ही ड्रिंक्स व्हाट,
मैंने क्या पूछा, ही ड्रिंक्स व्हाट, वह क्या पीता है, तो आप क्या बोलोगे, ड्रिंक, क्या पी रहा है, वाटर पी रहा है। ही ड्रिंक्स व्हाट, वाटर, व्हाट का रिप्लाई है तो किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। व्हाट का रिप्लाई है तो किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सर आपने ये तो बता दिया कि whom या व्हाट का रिप्लाई है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सर थोड़ा ये बता दीजिए कि कब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एक एग्जांपल ये भी दे दीजिए कि कब व्हाट या whom का रिप्लाई नहीं आता, या फिर कब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अब आप इसमें व्हाट डालो, whom डालो, रिप्लाई नहीं आएगा। आप बोलो ही रन्स व्हाट, ही रन्स व्हाट, नहीं रिप्लाई आया। ही रन्स व्हाट, नहीं रिप्लाई है। आपने बोला ही रन्स whom, नहीं रिप्लाई आया। व्हाट या whom का रिप्लाई नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, व्हाट या whom का रिप्लाई नहीं है तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। फिर सर ये क्या है, इसमें रिप्लाई आ रहा है ही रन्स हाउ, ही रन्स हाउ, ही रन्स हाउ, वह कैसे दौड़ता है, तो आपका आंसर आ रहा है स्लोली। कैसे दौड़ता है, धीमे दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पे आपका हाउ का रिप्लाई है, किसका रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई है। व्हाट या whom का रिप्लाई नहीं है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। हाउ का रिप्लाई है तो ये क्या है, हाउ का रिप्लाई है तो ये क्या है, ये आपकी एडवर्ब है। ये आपकी क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से शब्द का रिप्लाई आने पर एडवर्ब बनता है, ठीक है, निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पे स्लोली क्या है, आपकी एडवर्ब है, क्योंकि हाउ का रिप्लाई है। तो यहाँ व्हाट या whom का रिप्लाई नहीं है तो ये आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। सब बातें क्लियर हो रही है, थोड़ा और एग्जांपल दीजिए। जैसे मैंने बोला, मैंने बोला आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ठीक है। तो आप पता है वर्ब राइट है। अब आपको देखना है कि ये लेटर है वो नाउन है, प्रोनाउन आप समझ जाओगे कि नाउन है। क्यों है, क्योंकि उसके पहले आर्टिकल आया है। नाउन क्यों, क्योंकि पहले आर्टिकल आया है, ठीक है। अब मैं आर्टिकल और बारे में ज्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहा हूं, मोस्टली टीचर फोकस करते हैं आर्टिकल्स पे कि जिसके आगे ए एन द आए वो आपका नाउन होता है। जिस शब्द के आगे ए एन द आए वो आपका नाउन होता है। मैं इस पर फोकस क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ए ब्यूटीफुल गर्ल अगर कहीं पे लिखा है ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो अकॉर्डिंग टू अदर टीचर्स जो ब्यूटीफुल है वो आपका नाउन होना चाहिए, लेकिन आपको पता है गर्ल आपका नाउन है, ठीक है। इसलिए मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। मोस्टली टीचर आपको इसी फोकस करते हैं नाउन को समझाने के लिए। मेरा सिंपल सा ये है, किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। लेटर आपको पता है एक पत्र होता है जिसको हम लिखने के लिए काम करते हैं, दूसरों को भेजते हैं। वो प्रेम पत्र हो सकता है, कोई पत्र हो सकता है। पहले बहुत चलता था, हमारा व्हाट्सएप बहुत ही है, ठीक है। तो लेटर हमारा क्या है, एक पत्र है, किसी चीज का नाम है तो ये क्या है, नाउन है। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन है, प्रोनाउन करता है। ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्या वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चलेगा, व्हाट या whom का रिप्लाई आया तो ऑब्जेक्ट है, व्हाट या whom का रिप्लाई नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने देखा आई राइट whom, आई राइट whom नहीं रिप्लाई। पूछा आई राइट व्हाट, आई राइट व्हाट, आंसर आएगा अ लेटर। आई राइट व्हाट, मैंने क्या लिखा, एक पत्र लिखा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे रिप्लाई किसका है, व्हाट का है। जो व्हाट का रिप्लाई है तो किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। सर वर्ब का तो समझ में आ गया, सर थोड़ा प्रपोजिशन का भी बता दीजिए, ठीक है। थोड़ा पानी पीने का बताता हूं। ठीक है सर, वर्ब का समझ में आ गया कि व्हाट या whom का रिप्लाई है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर व्हाट या whom का रिप्लाई नहीं है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। सही तो समझ में आ गया। सर प्रपोजिशन का क्या फंडा है, इनको क्या चाहिए, इनको तो व्हाट या हाउ चाहिए था, इनको व्हाट या हाउ चाहिए था। अगर मिल रहा है रिप्लाई तब तो ये ऑब्जेक्ट है वर्ब के, अगर नहीं मिल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। सर इसका क्या फंडा है, मैंने बोला ऑब्जेक्ट दो चीज के होते हैं, या तो वर्ब का या फिर प्रपोजिशन का, किसी और का ऑब्जेक्ट नहीं होता। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो प्रोनाउन करते हैं या फिर नाउन करते हैं, कोई और नहीं करता। सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करते हैं या फिर प्रोनाउन करते हैं, कोई और नहीं करता, ठीक है। और मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है। सेंटेंस का ना तो ऑब्जेक्ट होता है ना सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसके होते हैं, हमेशा वर्ब के होते हैं। अब सब्जेक्ट तो हमेशा वर्ब का होता है, ऑब्जेक्ट दो चीजों का होता है। सर वर्बल आपने बता दिया कि व्हाट या whom का रिप्लाई है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन सर इसका क्या फंडा है, इसमें किसका रिप्लाई आना चाहिए। तो देखो प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ, प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ हर वर्ड, प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ हर शब्द, प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ हर वर्ड प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। मैंने क्या कहा, प्रपोजिशंस के बाद लिखा हुआ हर वर्ड हर शब्द प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर कहीं लिखा है इन द रूम, कहीं पे लिखा है इन द रूम, अब मैं पूछूं आपसे ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये फ्रेश है, पढ़ाया था मैंने इन द रूम, ठीक है, इन द ईस्ट, तो ये क्या है, फ्रेश है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये प्रपोजिशन है क्या सर, इसके बाद द आया है, द आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आया है, रूम के लिए आया है, रूम आपका नाउन है क्या सर, ये जो रूम है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला इन द रूम, ठीक है, इन क्या आपका प्रपोजिशन है, और मैंने क्या बोला, प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ हर शब्द, प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ हर वर्ड क्या होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन द रूम में जो रूम है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे सर हाँ है, क्यों है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ है, प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ है, प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ हर शब्द नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, और हमेशा होता है। अगर प्रपोजिशन है तो वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है या प्रोनाउन के लिए आता है, तो प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ हर शब्द क्या क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है, और वो हमेशा क्या होगा, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। दोनों बात समझ में आ गई। मैंने आपसे क्या बोला कि वर्ब का ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें व्हाट या हुम का रिप्लाई आए। दूसरी बात मैंने क्या बोली, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो प्रपोजिशन के बाद लिखे होते हैं, टू के बाद लिखा हो, इनके बाद लिखा हो, बिटवीन के बाद लिखा हो, अंडर के बाद लिखा हो, अबव, ऑन, जितने भी प्रपोजिशंस हैं ध्यान रखिए, प्रपोजिशन की जब क्लास होगी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो समझा रहा हूं उसको समझो। ऑब्जेक्ट दो चीज के होते हैं, एक होता है वर्ब का, एक होता है प्रपोजिशन का। वर्ब के कौन से होते हैं, जिनमें व्हाट या हुम का रिप्लाई आए, प्रपोजिशन के कौन से होते हैं, जिनमें व्हाट या हुम का रिप्लाई, कोई फायदा ही नहीं इसका व्हाट या हुम से। प्रपोजिशन का सिंपल है, प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। सर बात समझ में आ गई, सब थोड़े एग्जांपल दे दो इससे हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो ये भी आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ऑब्जेक्ट अच्छे से मैंने समझा दिया क्या होता है, किस किस के लिए आता है और कैसे पता करेंगे। चलो थोड़े से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं ठीक है, अब यहाँ पे व्हेन आया है, आपको पता है कि जब भी आगे सब्स्टिट्यूटिव सेंटेंस आता है और पीछे आपका WH वाला आता है तो ये WH का फॉर्म नहीं लेता, इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं लेता। समझ में आ रहा है आपको, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था जब मैंने उसको पाया, ठीक है, व्हेन ही फाउंड मी। अब यहाँ पे मैं पूछूं आपसे कि एक ये रहा क्लॉज, एक क्लॉज ये रहा, ठीक है। क्लॉज में क्यों बोल रहा हूं आपको पता होगा, व्हेन आपका कंजक्शन का काम कर रहा है, किसका कर रहा है, कंजक्शन, कंजक्शन का, कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन का काम कर रहा है व्हेन। अभी क्या कर रहा है, दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। सर ये तो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, हाँ जी होता है। व्हेन, व्हाट, हाउ, तीन जगह काम करते हैं, एक तो करते हैं कंजक्शन का, एक करते हैं आपका एडजेक्टिव का, और एक करते हैं आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं कि जो ये क्लॉज है या ये सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे सर जाने का काम हो रहा है, कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ। वॉज क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्यों है, क्योंकि उसके बाद मेन वर्ब दी गई है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है, आपकी मेन वर्ब है। कहां जा रहा हूं, स्कूल को जा रहा हूं, तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। क्या सर ये ऑब्जेक्ट वर्ब का है, क्या सर ये ऑब्जेक्ट वर्ब का है, तो यार व्हाट या हुम देख लो। आई वॉज गोइंग व्हाट, नो रिप्लाई। I was going whom, no reply. I was going where, I was going where, तो क्या आ जाएगा, to school। कहां जा रहे थे, स्कूल को जा रहे थे। सबसे बड़ी बात ये तो पता करना ही नहीं है, देखो वर्ब के बाद क्या आ गया, वर्ब के बाद क्या आया, टू आया, और टू हमारा क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। टू हमारा क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। वर्ब के बाद प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ हर नाउन या प्रोनाउन, हर वर्ड, हर या शब्द क्या होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो स्कूल है वो किसका ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मैं अभी आपको ये क्यों समझा रहा हूँ एक एक चीज, क्योंकि बाद में इनसे बहुत फर्क पड़ने वाला है। अगर आपको सेंटेंस का हर एक वर्ड समझ में आ जाए कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका काम क्या है, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं व्हेन, तो मैंने बताया कंजक्शन है। ही की बात करें, ही फाउंड मी, यहाँ वर्ब क्या है, फाउंड, मतलब पाने का काम हो रहा है। किसने पाया, ही ने पाया, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है। किसको पाया, मी को पाया, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं पूछूं जो मी है वो किसका ऑब्जेक्ट है, क्या मी ऑब्जेक्ट बन सकता है, आप बोलोगे सर जरूर बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि मी एक प्रोनाउन है।
मी क्या है, प्रोनाउन है। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ पे मैंने बोला ही फाउंड मी, इसको यहाँ लिख लेते हैं। कंफ्यूज मत हो, ठीक है, बहुत सिंपली समझा रहा हूं आपको, कंफ्यूज मत हो। मैंने बोला आपसे ही फाउंड मी, ही आपका सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, क्या ये वर्ब का है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लो, ही फाउंड व्हाट, ही फाउंड व्हाट, आंसर नहीं आया। ही फाउंड हुम, आंसर आ गया मी। ही फाउंड हुम, मी। ही फाउंड हुम, मी, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हुम का रिप्लाई आ रहा है, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका है, वर्ब का है। किसका है, वर्ब का है। बात समझ में आ गई। प्रीपोजिशंस के बाद लिखा हुआ हर वर्ड, हर प्रोनाउन, हर नाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद लिखा हुआ हर वर्ड, हर शब्द वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्हाट या होम का रिप्लाई करना पड़ता है। व्हाट या होम का रिप्लाई देखना पड़ता है। व्हाट या होम का अगर रिप्लाई आ रहा है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं आ रहा है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। बात समझ में आ गई। तो हमने देखा ही फाउंड हुम, मी रिप्लाई आया तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखा टू प्रपोजिशन, उसके बाद स्कूल है, तो स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका है, प्रपोजिशंस का है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और कौन करता है इसका काम, इसका काम कौन करता है बनने का, नाउन या फिर प्रोनाउन करते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का हमारा बस इतना ही था, क्लियर है। ऑब्जेक्ट का हमारा बस इतना ही था कि ऑब्जेक्ट दो चीजों के होते हैं, या तो वर्ब का या फिर प्रपोजिशन का, ठीक है। किसी और चीज का ऑब्जेक्ट नहीं होता, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, या तो आपका नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है। कोई और वर्ड आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम नहीं करता। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, या तो नाउन करता है, प्रोनाउन करता है। सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बता दिया, कैसे फाइंड आउट करना है बता दिया। तो टाइम देख लो कितना हो रहा है, अगर टाइम होगा तो एक कंसेप्ट और उसको समझा दूंगा। हाँ ठीक है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं कल एक क्लास और ले लूंगा जिसमें क्या करूंगा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा, सब्जेक्ट पहचानने की, ऑब्जेक्ट पहचानने की। जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनमें से, ठीक है, उनको लिख के लाऊंगा, उससे प्रैक्टिस करेंगे। और एक कल हमारा टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी जरूरी है, इसको कल देखेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और इनकी प्रैक्टिस हो सकेगा कल हम करेंगे। अभी के लिए मैं आपको अगर पूछूं कि आपने आज क्या क्या पढ़ा, तो आपने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट को पहचानना पड़ा, आपने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट को पहचानना पड़ा, आपने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट किस चीज के होते हैं वो पढ़ा, ऑब्जेक्ट किस चीज के होते हैं वो पढ़ा। ऑब्जेक्ट के बारे में डीपली पढ़ा कि ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होगा या प्रीपोजिशन का होगा, ठीक है। सर वर्ब वाले में व्हाट या होम का रिप्लाई करना पड़ता है। सर बड़े बड़े सेंटेंस में रिप्लाई कैसे करेंगे, मान में आ रहा हूं सर, बड़े बड़े सेंटेंस में रिप्लाई कैसे करेंगे। छोटे में हम कर सकते हैं, आई ईट व्हाट, आई रीड हुम, रिप्लाई कर सकते हैं। बड़े सेंटेंस में कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। वर्ब के बाद लिखा हुआ हर शब्द जो सीधा वर्ब के बाद आया है, वर्ब के बाद लिखा हुआ शब्द जो वर्ब के तुरंत बाद आया है, अगर वो नाउन या प्रोनाउन है तब वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया। या वो नाउन या प्रोनाउन तब वो क्या होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। या फिर वर्ब के बाद लिखा हुआ शब्द अगर एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन है तब भी वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। सर एग्जांपल दो, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला आई सॉ अ गर्ल, ठीक है, और मैंने बोला आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि वर्ब ये रही आपकी, वर्ब ये रही आपकी, वर्ब के बाद जो लिखा हुआ वर्ड है ये आपका क्या है, आर्टिकल्स है। किस लिए आता है, नाउन के लिए आता है, तो वर्ड तो नाउन है, तो गर्ल क्या है यहाँ पे आपका नाउन है। नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, धूमधाम से बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो गर्ल यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या कहा, वर्ब के बाद लिखा हुआ मोस्टली 99% शब्द वर्ब के बाद जो डायरेक्ट लिखे होते हैं, अगर वो नाउन या प्रोनाउन है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद लिखा हुआ 99% शब्द अगर वर्ब के बाद लिखे हुए हैं, अगर वो नाउन या प्रोनाउन है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मैंने वर्ब की बात की है, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं की। बात समझना, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं की। अब सर हेल्पिंग वर्ब की बात क्यों नहीं कर रहे हो, कल समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात क्यों नहीं कर रहे हो, कल समझे, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्ब के बाद लिखा हुआ अगर शब्द नाउन या प्रोनाउन है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। मैंने बोला आई सॉ हूम, आई सॉ हूम, रिप्लाई आ रहा है गर्ल, रिप्लाई आ रहा है अ गर्ल, आई सॉ हूम। मैंने किसको देखा, एक लड़की को देखा, तो यहाँ पे किसको का रिप्लाई आ रहा है, हूम का रिप्लाई आ रहा है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका है, वर्ब का है। वैसे मैंने बोला आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ भी क्या है, मैंने क्या बोला, नाउन या प्रोनाउन। आप अगर बोलोगे सर ब्यूटीफुल क्या ऑब्जेक्ट है,
ब्यूटीफुल भाई आपका एडजेक्टिव है। क्या है ब्यूटीफुल? एडजेक्टिव है। गर्ल आपका नाउन या प्रोनाउन है, तो वर्ब के बाद लिखा हुआ नाउन या प्रोनाउन अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। आई सॉ हुम, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल या आई सॉ अ गर्ल। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो ये पूरा लिखा हुआ है, थोड़ा इसको भी समझ लो क्योंकि डाउट्स होते हैं, मैं आपका हर डाउट क्लियर करना चाहता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहीं पे लिख दिया ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसको बताओ कौन सा शब्द या कौन सा चीज क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर ये माई मदर सब्जेक्ट है, सो आपकी वर्ब है और ब्यूटीफुल गर्ल आपका ऑब्जेक्ट है। मोस्टली अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं, आपके आंसर ये होंगे सर माई मदर आपका सब्जेक्ट है, सो वर्ब है और ब्यूटीफुल गर्ल आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे गलत हो। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही वर्ड होते हैं, ध्यान रखना। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा एक वर्ड होते हैं, एक से ज्यादा वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते। फिर सर ये माई मदर क्या है? माई आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है। नहीं पता कोई बात नहीं, आगे समझ लोगे। मदर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक ही वर्ड है, मदर सब्जेक्ट है। ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, ए आपका आर्टिकल है। इसमें कोई पूछता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपका ऑब्जेक्ट है गर्ल, न कि आप ब्यूटीफुल गर्ल। ध्यान देना, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ गर्ल है, न कि ब्यूटीफुल गर्ल है। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपका मदर है, न कि माई मदर है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की क्लास होती है ओवर। आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरी तो तबीयत भी खराब थी, अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूं, और फिर भी मैंने पूरा ट्राई किया कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, हेडेक भी हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई क्लास मिस करूं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। कंटिन्यूअस हमारी क्लास रहेंगी। ठीक है, जो बीमारियां होती है इनका आना जाना लगा रहता है, जितना आप इस पर फोकस करोगे इतना ही आपको कमजोर करती जाएंगी। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक आपके अंदर जान है तब तक आप काम करते रहिए। ठीक है, जितना आप इंट्रो से करोगे, जितना आराम दोगे, आराम से अगर चारपाई पे सो गए तो ये क्या करेंगे और हावी होंगी कि ये शरीर है, इसमें रहने में मजा आ रहा है। बीमारी क्या कहेगी? ये शरीर है, इसमें रहने में मजा आ रहा है, क्योंकि बेचारा आराम से लेटा है, कोई काम नहीं दे रहा है। मेरा सुबह से हेडेक है। ठीक है, मैंने 3 बार रिकॉर्ड की वीडियो, 3 बार मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई, क्योंकि थोड़ा सा कभी कफ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी साउंड आ रहा है। ठीक है, अब मैंने ये पूरी रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है, और हालत भी खराब है, बट मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग जब भी कोई कंसेप्ट सीखते हो, ठीक है, जब भी कोई मैं कुछ चीज सिखाता हूं तो कंसेप्ट फोकस किया करो, रटना मत। मैंने इसलिए चैनल का नाम रखा है रट्टा फरार, क्योंकि मैंने कभी रटने से मतलब नहीं रखा। ठीक है, हमेशा समझो यार, हम समझने के लिए है, समझो उस चीज को। जो आप समझ लोगे जिंदगी में नहीं भूलोगे, रटा हुआ भूल जाओगे। ठीक है, हमेशा कंसेप्ट को समझो, उसको रटो मत, कंसेप्ट को लागू करो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसको इंप्लीमेंट करो, रटना मत। ठीक है, मेरा रटने से कोई मतलब नहीं, मैं हमेशा कंसेप्चुअल बातों पे बात करता हूं। आई थिंक आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेंटेंस के नहीं होते, किसके होते हैं? सब्जेक्ट वर्ब का होता है, और ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन या वर्ब का। वर्ब के बाद अगर व्हाट है उनका रिप्लाई है तो वर्ब का है, और प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ हर वर्ड प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? क्लास एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।